सभी को नमस्कार। तो चलिए भाई, आज हम हमारी चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अणुसंख्य गुणधर्म जो हमारे चल रहे थे उसमें जो चौथा जो हमारा अणुसंख्य गुणधर्म है परासरण दाब, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई। अब देखो, परासरण दाब की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो यहां से काफी बार आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। बड़ा ही आसान टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, आसानी से समझते हुए चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, परासरण दाब को समझने से पहले है ना, आप दो चीजें समझोगे। कौन कौन सी? एक तो है आपका विसरण, और एक है आपका परासरण। ठीक है। फिर परासरण समझकर हम परासरण दाब को समझेंगे। ठीक है, ध्यान रहे, परासरण कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, परासरण अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। अणुसंख्य गुणधर्म क्या है? परासरण दाब। इस बात को आप याद रखोगे। ठीक है ना। देखो, विसरण क्या होता है? विसरण में क्या होता है? वह प्रक्रम जिसमें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं का गमन हो, विसरण कहलाता है। क्या बोला मैंने? वह प्रक्रम जिसमें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं का अगर गमन हो तो उसे हम क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे। यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर हाई कंसंट्रेशन हो, एक वहां पर लोअर कंसंट्रेशन हो, तो आपका क्या होगा? जहां से हायर कंसंट्रेशन है वहां से जो अणु है वो कहां जाएंगे? आपके निम्न सांद्रता की ओर। जैसे इसका एक एग्जांपल दूं मैं आपको, बाल्टी में रंग डालना। ठीक है, तो बाल्टी में आपने लिया और बाल्टी में आपने रंग डाला, नील डाली, तो आप क्या देखते हो? नील की कंसंट्रेशन कैसी है? ज्यादा। नील डाली आपने तो नील की सांद्रता कैसी है? ज्यादा। और बाल्टी के अंदर पानी है तो पानी की सांद्रता कैसी है? कम। तो आप क्या देखते हो? थोड़े समय बाद जो आपकी नील है वो सारी की सारी अपने आप पूरी बाल्टी में क्या हो जाती है? फैल जाती है। तो ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं का क्या हुआ? गमन हुआ। इसे तो हम क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे। और मैं आपको एग्जांपल दूं, परफ्यूम होती है, परफ्यूम स्प्रे, आप स्प्रे करते हो तो जो परफ्यूम वाला जो सिलेंडर है उसके अंदर परफ्यूम की कंसंट्रेशन कैसी है? ज्यादा, उच्च सांद्रता है। और बाहर वातावरण में उस अवयव की सांद्रता कैसी है? कम। भाई, हम परफ्यूम लगाते हैं तो सिलेंडर के अंदर तो उसकी सांद्रता कैसी है? ज्यादा, और बाहरी वातावरण में उस परफ्यूम की सांद्रता कैसी है? कम। तो जैसे ही आप स्प्रे करते हो तो वो पूरे, आप देखते हो ना, रूम में खुशबू हो जाती है। तो वो क्यों हो जाती है? क्योंकि ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ क्या होता है? अणुओं का गमन होता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया आपकी विसरण कहलाती है। अब दूसरी बात करते हैं हम परासरण की। ठीक है, परासरण को समझना भाई। देखो इसको एक बार, देखो परासरण को समझो। मैं इसकी पहले परिभाषा लिख देता हूं। वह प्रक्रम जिसमें निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा गमन क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। ठीक है, क्या लिखा मैंने? कि वह प्रक्रम जिसमें निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणुओं का, यहां यह बात याद रखना, मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली द्वारा गमन। जबकि यहां पर कुछ हमने ऐसा अर्धपारगम वगैरह नहीं लिखा था। अर्धपारगम झिल्ली कैसी होती है? जो विलायक के अणुओं का आदान प्रदान होने देती है, यानी विलायक के अणु उसमें से निकल सकते हैं। ऐसी झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? अर्धपारगम झिल्ली। जानतव झिल्ली बोल सकते हो, सेलोफोन मेम्ब्रेन बोल सकते हो। ठीक है ना। देखो भाई, एक एग्जांपल मैं आपको बढ़िया सा देता हूं। ठीक है, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, पानी में रखी किशमिश का फूलना। पानी में रखी किशमिश का फूलना। ठीक है, आपने क्या ली? एक डिश ली और उस डिश के अंदर आपने क्या रखा है? थोड़ा सा पानी, और पानी के बाद आपने इसमें क्या रख दिया? एक किशमिश। एक क्या रख दिया आपने? किशमिश। ठीक है, तो पहले तो ये सिकुड़ी हुई अवस्था में थी,
धीरे थोड़े 2-3 घंटे बाद आप देखते हो तो ये जो किशमिश है वो बिल्कुल तन के कैसी हो जाती है भाई, फूल जाती है, बिल्कुल फूल के अंगूर जैसी हो जाती है। ठीक है, तो अब आपको इसमें मैं बताता हूं कि देखो पहले क्या था, इसके अंदर गाढ़ा सॉल्यूशन था किशमिश का। अरे किशमिश के अंदर कैसा सॉल्यूशन था, सांद्र था, बिल्कुल गाढ़ा। सांद्रता का मतलब यहां आप गाढ़ेपन से समझो, ठीक है ना। तो इसके अंदर तो कैसी सांद्रता थी भाई, विलयन की उच्च सांद्रता। और पानी तो कैसा है, पतला। पानी की सांद्रता कैसी है यहां पर, निम्न सांद्रता। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर। निम्न सांद्रता किसकी है, पानी की। तो पानी के अणु क्या करते हैं, इसके अंदर प्रवेश करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं भाई, प्रवेश करने लगते हैं। देखो निम्न सांद्रता से कहां जा रहे हैं, उच्च सांद्रता की ओर। कौन जा रहा है, विलायक जा रहा है। भाई पानी कैसा है भाई, विलायक ही तो है। किसका प्रवेश हो रहा है, विलायक के अणुओं का प्रवेश हो रहा है। यह घटना क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है। ठीक है, और यहां पर किसके द्वारा गमन हो रहा है, अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा। तो ये जो किशमिश की जो बाहर की परत है वो किसका काम करती है, अर्धपारगम झिल्ली का काम करती है। ठीक है, तो अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। समझ गए बात को, डेफिनेशन समझ गए। एक डेफिनेशन में आपको और बताता हूं, पहले इसको विसरण को लिख लो आप। क्या देखो, एक डेफिनेशन और देखो। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, अथवा लिख के या लगा के देखो इस डेफिनेशन को। विलायक का स्वयं अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है। क्या लिखा है मैंने, विलायक का स्वयं यानी खुद विलायक अपनी उच्च सांद्रता से जब निम्न सांद्रता की ओर जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं भाई, इसे हम परासरण कहते हैं। ठीक है, स्वयं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, है ना, अर्धपारगम झिल्ली आएगी, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा गमन क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। अब समझना, अब मैं यहां सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, विलायक की बात कर रहा हूं भाई। ठीक है ना, अब देखो विलायक की अपनी उच्च सांद्रता। ठीक है, यहां आपको पता है किशमिश जिसमें आपने पात्र में रखी है, इसके अंदर ज्यादा सांद्रता, ज्यादा मात्रा किसकी है भाई, ज्यादा मात्रा किसकी है, पानी की। तो हम यहां कहेंगे कि जो पानी की कंसंट्रेशन है वो बाहर ज्यादा है और किशमिश के अंदर पानी। अब मैं सिर्फ पूरे विलयन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, विलायक की। तो मैं आपसे पूछूं कि किशमिश के अंदर विलायक कैसा है, कम है या ज्यादा। अरे पहले जब आपने किशमिश डाली थी तो मैं आपसे पूछूं कि किशमिश के अंदर पानी पहले कैसा था, कम या ज्यादा। तो भाई कम था पहले किशमिश के अंदर पानी, यानी मैं कह सकता हूं कि किशमिश के अंदर जो विलायक की सांद्रता है वो तो कैसी है, निम्न। और मैं अगर किशमिश के बाहर की बात करूं तो जो बीकर है उसमें जो विलायक की सांद्रता है, जो पानी की सांद्रता है वो कैसी है, ज्यादा। भाई बाहर जो पानी है वो ज्यादा मात्रा में है, किशमिश के अंदर जो पानी था वो कम मात्रा में है। तो देखो विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है भाई, क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। ठीक है ना, तो दोनों ही डेफिनेशन मैंने आपको बता दी हैं, दोनों ही कभी कभी घुमा देता है एग्जामिनर क्वेश्चन में, और आप हमेशा एक चीज को रट के पहुंच जाते हो कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाना है भाई, निम्न से उच्च ओर की जाना है। अरे देख तो लो क्वेश्चन में विलयन की बात कर रहा है या विलायक की बात कर रहा है। अगर विलयन की बात करेगा तो विलयन की ओवरऑल निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, लेकिन अगर जब विलायक के रेस्पेक्ट में आपको जब परिभाषा देगा तो आप क्या कहोगे कि विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा निम्न सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। दोनों परिभाषा समझ में आ गई, दोनों को लिख लो, फिर आगे मैं बताता हूं आपको, एक डायग्राम बना के और समझाता हूं। लिखो पहले इसको, वीडियो को पॉज करोगे भाई, और वीडियो को पॉज करके आप इन चीजों को लिख लोगे आसानी से। ठीक है, देखो अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू इन सारी बातों को बताता हूं, देखना भाई। देखो देखो पहले हम ले लेते हैं एक बीकर, और बीकर के अंदर आपने क्या रख रखी है, बीकर के अंदर आपने एक शक्कर के विलयन की पोटली रख रखी है। यहां आपने विलयन ले लिया और इस पानी के अंदर एक आपने शक्कर से भरी हुई, शक्कर के विलयन की भरी हुई आपने क्या ले ली, पोटली ले ली। ठीक है, इसमें शक्कर का विलयन है
शक्कर का विलयन, ठीक है। अब ये जो स्तर है ये कौन सा है आपका प्रारंभिक स्तर, ठीक है। आपने शक्कर की पोटली ली और उसको किसके अंदर रख दिया, पानी के अंदर रख दिया, ठीक है भाई, ये शक्कर का विलयन है। तो थोड़ा टाइम निकल जाने के बाद आप क्या देखते हो, यहां हमने बाहर क्या ले रखा है, जल। हमारा विलायक कौन है भाई, जल है, पानी है। तो घंटे 2 घंटे बाद आप क्या देखते हो कि जो पानी है वो क्या होगा आपका, आपने पता है कि जो विलयन है, जो निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर किसका प्रवाह होगा भाई, विलायक का प्रवाह होगा। और ये जो पोटली की जो बाहर की परत है, ये जो बाहर की झिल्ली है, ये किसका काम करेगी, ये काम करेगी अर्धपारगम झिल्ली का, यानी मैं कह सकता हूं ये काम करेगी हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, ठीक है। तो होगा क्या, अंदर सांद्रता कैसी है, शक्कर के विलयन की सांद्रता कैसी है, ज्यादा, ठीक है। गाढ़ापन ज्यादा कहां है, अंदर। अंदर का विलयन कैसा है, गाढ़ा। निम्न सांद्रता कैसी है, बाहर। तो निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की तरफ विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली द्वारा प्रवेश ही क्या कहलाता है, परासरण। तो घंटे 2 घंटे बाद आप देखोगे तो क्या देखोगे कि पानी अंदर यहां से घुसता जाएगा और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि आपको जो अगले 2 घंटे बाद जो लेवल मिलेगा भाई, पानी अंदर एंटर करता जा रहा है, तो पानी अंदर एंटर करता जा रहा है, तो प्रारंभिक स्तर तो ये था। अब पानी चढ़कर कितना पहुंच चुका है, इतना पहुंच चुका है, यानी ये आपका क्या आ गया, अंतिम मैक्सिमम लेवल आ गया। कौन सा लेवल आ गया भाई, मैक्सिमम लेवल आ गया, अधिकतम आपका क्या आ गया, स्तर आ गया, ठीक है। तो आप इसको प्रारंभिक स्तर बोल सकते हो, इसको अंतिम स्तर भी बोल सकते हो। तो कहने का मतलब देखो, पानी यहां से अंदर एंटर किया है तभी तो ये ऊपर हुआ है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, परासरण। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं भाई, परासरण। अब एक डायग्राम में आपको और बताता हूं, देखो पहले तो यहां लिख दो, इसको क्या बोलोगे आप, इस प्रोसेस को परासरण। और परासरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, इंग्लिश में परासरण को बोलते हैं ऑस्मोसिस। एक कंटेनर ले लेते हैं हम और इस कंटेनर में 2 पार्ट कर देते हैं, 2 हिस्से कर देते हैं, ठीक है। देखना भाई, यहां एक पिस्टन लगा रखा है हमने और इसके ये हमने 2 पार्ट कर दिए। 2 पार्ट कैसे करे हमने, यहां पर हमने क्या लगा दी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी यहां पर हमारी लगी हुई है अर्धपारगम झिल्ली, ठीक है। अर्धपारगम झिल्ली हमने यहां पे लगा दी और एक साइड हमने क्या ले लिया, एक साइड हमने ले लिया है विलायक। तो यहां पे मैं बना देता हूं विलायक, ठीक है। ये हमारा है सॉल्वेंट, विलायक, ठीक है। और यहां पर हमने क्या ले लिया है, यहां पर हमने ले लिया है विलयन। तो विलयन को कुछ देखो, अब यहां पर आपने क्या लगा दिया है, पिस्टन, ये लगा दिया आपने पिस्टन, ठीक है। और इस पिस्टन को नाम दे देता हूं मैं P1 और एक पिस्टन आपका यहां भी लगा हुआ है, ठीक है। यहां भी पिस्टन लगा हुआ है, इसको नाम दे देता हूं मैं P2, ठीक है। देखो अब हो क्या रहा है, जैसे ही आपने इस प्रोसेस को लगाया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपने लगाई, तो यहां तो आप क्या था, विलायक, यहां आपका क्या था, विलायक, ठीक है। और यहां आपका क्या था, विलयन, यहां आपका क्या है भाई, विलयन। तो आपने देखा क्या कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का प्रवेश होने लगा किसकी तरफ, विलयन की तरफ। किसकी तरफ प्रवेश होने लगा, विलयन की तरफ। क्यों, क्योंकि जो यहां पानी की जो सांद्रता है, जो विलायक की सांद्रता है, विलायक के तौर पर हमने यहां पर क्या लिया है, पानी, H2O। तो यहां पर जो विलायक की सांद्रता है वो कैसी है, कम, और विलयन के अंदर गाढ़ापन ज्यादा है, विलयन की सांद्रता कैसी है, उच्च। तो निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली द्वारा प्रवेश क्या कहलाता है भाई, परासरण कहलाता है। तो धीरे धीरे होगा क्या, ये पिस्टन नीचे आता जाएगा और ये नीचे आता जाएगा और यहां विलायक के अणु किस में एंटर करते जाएंगे भाई, विलयन में एंटर करते जाएंगे। तो ये वाला पिस्टन कैसा आता जाएगा, ऊपर आता जाएगा, ठीक है। यही कहानी होगी, यहां से पिस्टन नीचे जाएगा, पानी इधर एंटर करेंगे, ये वाला पिस्टन ऊपर आता जाएगा। अब इस प्रोसेस को जब रोकने के लिए यहां पर एक एक्स्ट्रा बाह्य बल कार्यरत करता है और उस बाह्य बल को ही हम क्या बोलते हैं, परासरण दाब। क्या बोलते हैं उसको, परासरण दाब, ठीक है। आप देखते हो कि किशमिश भी एक निश्चित मात्रा में ही फूलती है,
फूलने के बाद वहां पर जो पानी के अणु का जो प्रवेश है वो कैसा है, अपने आप रुक जाता है। तो हम क्या कहेंगे, प्रयुक्त बाह्य अतिरिक्त दाब। हम क्या कहेंगे, प्रयुक्त बाह्य दाब जो विलायक के अणुओं का विलयन में प्रवेश को क्या करता है, रोकता है, उस दाब को ही हम क्या कहते हैं, परासरण दाब। उस दाब को हम क्या कहेंगे, परासरण दाब। अब इसकी डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो कि विलयन की तरफ प्रयुक्त वह अतिरिक्त बाह्य दाब, विलयन की तरफ प्रयुक्त वह बाह्य दाब जो विलायक के अणुओं का विलयन में प्रवेश को क्या करता है, रोकता है, क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, चलो मैं यहां डेफिनेशन भी लिख देता हूं, इसको बना लो, फिर मैं इसको मिटाता हूं। भाई बनाओ इसको, एक बार वीडियो को पॉज करके बना लो। बना लिया, चलो मिटा देता हूं मैं। अब इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको परासरण दाब की यहां पर लिख देता हूं, देखना भाई। तो डेफिनेशन हम इसकी क्या लिखेंगे, डेफिनेशन हम लिखेंगे विलयन पर प्रयुक्त, विलयन पर प्रयुक्त वह बाह्य दाब, वह बाह्य दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली से, आप इसको हिंदी में अर्धपारगम झिल्ली लिख दो, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, आपको हिंदी में लिखना है अर्धपारगम झिल्ली से, जो अर्धपारगम झिल्ली से विलायक के अणुओं के प्रवाह को क्या कर देता है, रोक देता है। ठीक है, विलायक के अणुओं के प्रवाह को रोक देता है या रोकने हेतु आवश्यक हो, रोकने हेतु आवश्यक हो, क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। और परासरण दाब को किससे व्यक्त करते हैं भाई, पाई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो आपने डेफिनेशन क्या लिखी, आपने डेफिनेशन लिखी विलयन पर प्रयुक्त वह बाह्य दाब, विलयन पर प्रयुक्त वह बाह्य दाब जो अर्धपारगम झिल्ली से विलायक के अणुओं के प्रवाह को रोकने हेतु क्या हो, आवश्यक हो, परासरण कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है ना, यहां पर आपने प्रेशर लगाया तो प्रेशर लगा दिया, तो अब क्या होगा कि जो पानी के अणु, जो विलायक के अणु यहां एंटर कर रहे थे, वो अब एंटर करना क्या हो जाएंगे भाई, रुक जाएंगे। ठीक है ना, देखो एक चीज मैं आपको एक डेफिनेशन और बताता हूं, ठीक है, ध्यान देना मेरे भाई। अगर हम यहां परासरण दाब से ज्यादा दाब लगा दें, अगर मैं बोलूं कि परासरण दाब पाई है, तो मैं मोर देन अगर पाई प्रेशर यहां पर अप्लाई कर दूं, यानी इस पिस्टन को इतना दबाऊं, इतना प्रेशराइज करूं कि मेरा जो दाब है वो परासरण दाब से कैसा हो, ज्यादा हो, तो होगा क्या कि यहां जितने विलायक के अणु एंटर करे थे वो वापस क्या हो जाएंगे भाई, विलायक की तरफ आ जाएंगे। भाई अगर मैं यहां ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो जितने पानी के अणु यहां एंटर हुए थे उतने पानी के अणु वापस क्या हो जाएंगे, विलयन से बाहर आ जाएंगे, किसकी तरफ, विलायक की तरफ बाहर आ जाएंगे। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, प्रतिलोम परासरण कहते हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है प्रतिलोम परासरण क्या है, तो आप क्या लिखोगे कि विलयन पर प्रयुक्त परासरण दाब से अधिक दाब जब हम विलयन की साइड लगाते हैं तो होता क्या है कि जो विलायक के अणु जितने एंटर करे हैं, विलायक के अणु जितने प्रवेश करे हैं, वो अपने विपरीत दिशा में आते हैं, यानी परासरण की क्रिया कैसी हो जाती है, विपरीत हो जाती है। यानी विलयन से विलायक के अणु कहां गमन करते हैं, शुद्ध विलायक की ओर गमन करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिलोम परासरण कहलाती है। ठीक है भाई, लिखता हूं मैं इसको भी, इस डेफिनेशन को लिख लो पहले। या देखो, अब आप हेडिंग लगा लो चाहे प्रतिलोम परासरण। ठीक है, एक बार प्रतिलोम परासरण को पढ़ लें हम, फिर इसका डेरिवेशन करेंगे। प्रतिलोम परासरण, यह भी एक नंबर में पूछ लेता है आपसे एग्जाम में कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। रिवर्स ऑस्मोसिस, परासरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, और परासरण दाब को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। और परासरण दाब को रिप्रेजेंट किससे करते हैं भाई, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, इस बात को याद रखना। तो देखो रिवर्स ऑस्मोसिस को समझना भाई, रिवर्स ऑस्मोसिस किस तरीके से होगा। देखो देखो होता क्या है, मैं डेफिनेशन आपको लिख देता हूं। यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक, परासरण दाब से अधिक, आप मेरे साथ साथ लिखते जाओ भाई कॉपी में, परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है, दाब लगाया जाता है, तो परासरण की क्रिया
बदल जाती है, बदल जाती है। बदल का मतलब उल्टी हो जाएगी, ठीक है। जो विलायक विलयन से जा रहे थे अब विलयन से वापस विलायक आएंगे, अर्थात विलायक विलयन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पुनः शुद्ध विलायक की ओर गमन करते हैं। यह घटना या यह परिघटना क्या कहलाती है भाई? प्रतिलोम परासरण कहलाती है। प्रतिलोम परासरण कहलाती है। क्या लिखा हमने कि यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो परासरण की क्रिया रिवर्स हो जाती है, बदल जाती है, अर्थात विलायक के अणु विलयन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पुनः शुद्ध विलायक की ओर गमन करते हैं। विलायक के अणु विलयन से, जो भी यहां पर आपके विलायक के अणु जो घुले थे, अब वो क्या करेंगे? वो इस विलयन में से वापस किधर जाएंगे भाई? वापस किधर जाएंगे भाई? विलायक की ओर जाएंगे। और ये क्रिया को हम क्या कहेंगे? रिवर्स परासरण। पहले परासरण इधर से उधर हो रहा था, अब उधर से इधर हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? रिवर्स परासरण, ठीक है, प्रतिलोम परासरण। और इस प्रकार के प्रोसेस से जो समुद्री जल है, उस समुद्री जल का क्या करते हैं भाई? समुद्री जल का शुद्धिकरण करते हैं भाई, शुद्धिकरण, ठीक है। समुद्री जल को प्योरीफाई करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है? एक बार तो नमक मिला हुआ क्या होता है? समुद्री पानी होता है। तो नमक मिले हुए समुद्री पानी में जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं परासरण दाब से ज्यादा, तो होता क्या है? जब हम यहां पर हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे और इधर हमने थोड़ा बहुत शुद्ध पानी ले रखा होगा, तो होगा क्या कि विलयन के अंदर से, यानी समुद्री जल में से, यहां पर लवण तो रह जाएंगे सारे, नमक वगैरह यहां पर रह जाएगा, और जो शुद्ध पानी है वो हमारा किस साइड आने लगेगा? विलायक की ओर आने लगेगा। तो इस तरीके से समुद्री जल का शुद्धिकरण हो जाता है, किसके द्वारा? रिवर्स परासरण, प्रतिलोम परासरण के द्वारा। इस डेफिनेशन को लिखो, फिर मैं आगे आपको डेरिवेशन कराता हूं परासरण दाब का। लिखो भाई, पहले इसको लिख लिया? मिटा दूं भाई? देखो, देखना भाई, अब आप हेडिंग लगाओगे परासरण के नियम, ठीक है। परासरण दाब के जो फॉर्मूला है उसको निकालने के लिए हम कुछ नियम पढ़ेंगे। तो अगली हेडिंग आप लगाओगे परासरण दाब के नियम, परासरण दाब के नियम, ठीक है। पहला नियम देखो, वांट ऑफ बॉयल नियम, वांट ऑफ बॉयल नियम। अब वांट ऑफ बॉयल नियम क्या कहता है? देखो भाई, ये कहता है कि जो परासरण दाब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? सांद्रता के, ठीक है। यानी अगर सांद्रता आप बढ़ाओगे, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, तो परासरण दाब भी बढ़ेगा। भाई परासरण दाब पूरा खेल किसका था? निम्न सांद्रता का और उच्च सांद्रता का। मैं अगर यहां सांद्रता को बढ़ा दूं तो जितनी ज्यादा सांद्रता में अंतर होगा, परासरण की क्रिया उतनी अच्छे से होगी। मैं यहां बोलूं कि यहां जो पानी है उसकी सांद्रता तो बहुत कम है, और अंदर मैंने जो सॉल्यूशन ले रखा है उसकी सांद्रता बहुत ही कैसी है? ज्यादा है, ठीक है। तो सांद्रता में जितना ज्यादा अंतर होगा, परासरण की क्रिया उतनी ही जल्दी होगी, उतनी ही फटाफट होगी। तो मैं कह सकता हूं कि अगर सांद्रता बढ़ाएंगे तो सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा? परासरण की क्रिया भी बढ़ेगी, ठीक है ना। दूसरा नियम आया था, दूसरा नियम क्या आया था? वांट ऑफ दाब ताप नियम, वांट ऑफ दाब ताप नियम। ये क्या बोलता है भाई? ये नियम क्या बोलता है कि जो परासरण दाब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो परासरण दाब की क्रिया अच्छे से होगी, जल्दी होगी, ठीक है ना। आपने भी देखा, एक किशमिश को पानी में रखो तो किशमिश पानी में रखने पर अब फूलने में टाइम लेती है भाई, 4-5 घंटे लेती है, 3-4 घंटे तो ऑलमोस्ट लेती है। और उसको आप पानी को गर्म कर दो, तो गर्म कर दोगे तो आधे घंटे में ही किशमिश क्या है? आपकी फूल जाएगी बिल्कुल। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ भाई? क्योंकि पानी के अणुओं की क्या बढ़ जाती है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है भाई। उनकी भागने की टेंडेंसी कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे ही टेम्परेचर दोगे, विलायक के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो ये फटाफट किसके अंदर प्रवेश करने लगेंगे? फटाफट ये प्रवेश करने लगेंगे आपके
जो अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर फटाफट क्या है प्रवेश करने लगेंगे। तो इस तरीके से जो परासरण की क्रिया है वो कैसी हो जाएगी भाई, आपकी जल्दी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर परासरण की जो क्रिया है, जो परासरण दाब है, वो भी कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर भी कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मिलाकर फाइनल इक्वेशन हम ये लिख सकते हैं क्या, देखो मैं ये मिटा के इसको साइड में लिखता हूं। देखो इक्वेशन और इक्वेशन 2 को मिला के हम ये लिख सकते हैं। देखो यहां पर अगर मैं एक चीज लिखूं तो आपको पता है कि सांद्रता किसके बराबर होती है, सांद्रता इनवर्स होती है भाई किसके, आयतन के, ठीक है ना। सांद्रता बराबर क्या होता है, मोल बटा आयतन। मैं लिख भी देता हूं आपको यहां पे, सांद्रता का जो फॉर्मूला है C बराबर वो क्या होता है N/V। और अगर मैं मोल बराबर 1 ले लूं तो समानुपाती का निशान लगा सकता हूं, कांस्टेंट यहां पर N आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, 1/V भी लिख सकता हूं, यानी ये रिलेशन मेरा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इक्वेशन 1 और 2 से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो मैं ये लिख सकता हूं कि पाई इजकल टू T/V। मैं इसको दे देता हूं इक्वेशन 1, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं, इसको 2। तो नीचे तो V रह गया, ऊपर क्या आ जाएगा T। तो पाई इजकल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, V के, ठीक है। अब देखो मैं अगर यहां पर इस निशान को हटाऊं, इस समानुपाती के निशान को हटाऊं, तो कोई ना कोई क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। ये गणित का नियम है भाई कि जब भी हम समानुपाती का निशान हटाते हैं तो कोई ना कोई क्या आता है भाई, कांस्टेंट आता है। तो देखो यहां पर जो कांस्टेंट आएगा वो कौन सा आएगा, पाई बराबर ST/V। S बराबर क्या है, विलयन स्थिरांक। S बराबर क्या है, विलयन स्थिरांक। और जो विलयन स्थिरांक का मान है वो बराबर होता है किसके, गैस स्थिरांक R के बराबर। इसका जो मान है वो किसके बराबर होता है, गैस स्थिरांक, गैस कांस्टेंट R के बराबर होता है। तो हम इस S की जगह किसको रख सकते हैं, R को भी रख सकते हैं। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं भाई, पाई बराबर RT/V लिख सकते हैं। तो ये तो बात हुई आपके एक जनरल फॉर्मूले की। और अगर मैं N मोल के लिए लूं, N मोल हेतु अगर मैं इस फॉर्मूले को लूं, तो N मोल हेतु लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पाई बराबर NRT/V, ठीक है। और आपको पता है N/V क्या होता है, सांद्रता। तो मैं इसकी जगह वो भी लिख सकता हूं भाई, क्या, पाई बराबर CRT। C का मतलब यहां पर क्या है, सांद्रता, ठीक है। और ये फॉर्मूला भी आपका आ गया। और आपको पता है N बराबर क्या है, मोल। N बराबर क्या है, मोल। तो मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अणु भार। और यहां हम किसकी बात करेंगे, विलेय की। तो विलेय का भार बटे विलेय का मोलर भार। तो हम ये लिख सकते हैं WB/MB लिख सकते हैं भाई इसकी जगह। तो इस फॉर्मूले में मैं N का मान रखूंगा तो क्या आएगा फाइनल फॉर्मूला, पाई बराबर WB/MB। नीचे क्या है, V, और यहां पर है R और यहां पर है T, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपका आ गया फाइनल। अब देखो भाई, एक ध्यान देना, WB/MB/V ये किसका फॉर्मूला है, ये क्या मोलरता का फॉर्मूला है, बिल्कुल है। आप कहोगे कि सर मोलरता के फॉर्मूले में हमने यही लिखा था, विलेय का भार बटे क्या लिखा था, विलेय का मोलर भार गुणा विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। V बराबर क्या है, आयतन, किसमें, लीटर में। तो हम इसकी जगह ये भी कह सकते हैं भाई, पाई इजकल टू, और इस पूरे की जगह क्या रख सकते हैं, इस पूरे की जगह हम मोलरता रख सकते हैं, कैपिटल MRT। तो देखो कितने सारे मैंने आपको फॉर्मूले निकाल दिए। तो आपको जो फॉर्मूला जो मोस्ट ऑफ द याद रखना है वो ये याद रखना है, ये सारे ही फॉर्मूले जो चारों मैंने आपके लिए लिखाए हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात मैं आपको यहां पर क्या बताऊंगा कि आपने 4 अणुसंख्य गुणधर्म पढ़े। पहला कौन सा पढ़ा, पहला पढ़ा आपने वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा आपने पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन, और आपने तीसरा कौन सा पढ़ा था, तीसरा आपने पढ़ा था हिमांक में अवनमन, और चौथा आपने पढ़ा था परासरण दाब। इन चारों में से जो सर्वाधिक जो प्रचलित जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, परासरण दाब। यानी आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा प्रीफर कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म होता है, तो आप क्या आंसर लिखोगे, आप आंसर लिखोगे परासरण दाब। क्यों, इसका रीजन क्या है कि परासरण दाब के लिए आपको कोई स्पेशल अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं होती, कोई हमको KF KB का मान वगैरह नहीं चाहिए। हम सिंपल रूम टेम्परेचर पर मोलरता की सहायता से इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जो परासरण दाब है वो तो किसके समानुपाती है भाई, मोलरता के समानुपाती है। जबकि अदर हम जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें वो किसके समानुपाती थे, वो मोललता के समानुपाती थे। लेकिन परासरण दाब किसके समानुपाती है, मोलरता के समानुपाती है। और मोलरता सबसे हमारी आसान टर्म होती है किसी भी चीज को, किसी भी विलयन की सांद्रता को बताने के लिए। तो इस वजह से हम परासरण दाब का अत्यधिक यूज करते हैं। दूसरी बात, जो प्रोटीन हो गए आपके, बहुलक हो गए, ठीक है, बड़े बड़े अणु हो गए, वृहद अणु हो गए,
गए, उनके मोलर द्रव्यमान के लिए भी आप किसका यूज करते हो? परासरण दाब का यूज करते हो। तो मैं आपको इसको नीचे की लाइन में लिखना चाहूंगा, आप इसको लिख लो, पूछ ले आपसे 1 नंबर में तो यहां नोट डाल के आप लिख लोगे इस बात को कि प्रोटीन हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, बहुलक हो गया, प्रोटीन बहुलक एवं अन्य वृहद अणुओं, डायरेक्ट लिख देते हैं, वृहद अणुओं यानी बड़े बड़े अणुओं, वृहद अणुओं के मोलर द्रव्यमान को ज्ञात करने की प्रचलित विधि है। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले प्रोटीन बहुलक बड़े बड़े अणुओं का जो मोलर द्रव्यमान है वो किस अणुसंख्य गुणधर्म की सहायता से ज्ञात किया जाता है, आपका आंसर होगा क्या? परासरण दाब। तो मैंने पूरा परासरण दाब का डेरिवेशन करवा दिया। लास्ट की आप ये जो फॉर्मूले फाइनल है उनको याद रखोगे, इनको एक बार लिखो, फिर मैं आपको और आगे के न्यूमेरिकल करवाता हूं। लिखो भाई इसको एक बार, लिख लिया? मिटा दूं भाई इसको? अब देखो मैं आपको कुछ परासरण के कुछ विलयनों के नाम भी मैं आपको लिखाता हूं, वो भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है, उसकी टर्म्स को वो क्या है आपके इंट्रोड्यूस कर देता है न्यूमेरिकल्स में, तो वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, देखो परासरण दाब के आधार पर जो विलयन है वो करीबन आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक तो समपरासरी विलयन, समपरासरी विलयन, ठीक है। समपरासरी विलयन का मतलब क्या है? 2 विलयन है आपके और दोनों विलयनों का जो परासरण दाब है वो कैसा है? एक समान है। तो 2 विलयन जिनके परासरण दाब एक समान हो उन्हें हम क्या कहेंगे? समपरासरी विलयन कहेंगे। यानी ये तो π1 होगा तो दूसरे विलयन का π2 होगा, और π1 जो π2 है वो दोनों किसके होंगे? बराबर होंगे। यानी जो एक विलयन का परासरण दाब है वो दूसरे विलयन के परासरण दाब के कैसा होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं? C1RT, पाई बराबर क्या होता है? CRT। इसकी जगह क्या लिखेंगे? C2RT। तो RT से RT गया, और C बराबर क्या होता है? सांद्रता, और सांद्रता बराबर आपको पता है क्या होता है? मोल बटा आयतन। तो यहां हम लिख देंगे N1V1 बटा N2V2, यानी ये किसके बराबर होगा? N1V1 के बराबर N2V2 के बराबर होगा। समपरासरी विलयन का मतलब 2 विलयन जिनके परासरण दाब कैसे हैं? बराबर हैं। ठीक है, अगर इसको मैं इंग्लिश में बोलूं तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई? इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब दूसरा, एक तो हमने बात कर ली बराबर की। अब अगर परासरण दाब बराबर नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे? देखो, एक है आपका अति परासरी विलयन, अति परासरी विलयन, ठीक है, और अति परासरी विलयन को अपन इंग्लिश में बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एक तो हो गया अति परासरी और एक हो गया आपका अल्प परासरी। तो तीसरा आपका है अल्प परासरी विलयन, और अल्प परासरी विलयन को क्या बोलोगे? इसको बोलोगे आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलोगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नाम से ही क्लियर है, अति परासरी का मतलब क्या है? वो विलयन जिसका परासरण दाब कैसा हो? ज्यादा हो, उसे तो हम क्या बोलेंगे? अति परासरी विलयन। और दूसरा है आपका अल्प परासरी विलयन। अल्प परासरी विलयन को आप क्या बोलोगे? वो विलयन जिसका परासरण दाब कम है उसे हम क्या बोलेंगे? अल्प परासरी विलयन। भाई 2 विलयन है आपके, मैं इसको दे दूं ये है सॉल्यूशन फर्स्ट, और इसको दे दूं मैं सॉल्यूशन सेकंड, और मैं बोल दूं कि जो सॉल्यूशन फर्स्ट है उसका परासरण दाब कैसा है? इसका परासरण दाब कैसा है भाई? ज्यादा। और इसका परासरण दाब कैसा है? कम। तो जिसका परासरण दाब ज्यादा है उसे तो हम क्या बोलेंगे? अति परासरी विलयन, और जिसका परासरण दाब कम है उसे हम क्या बोलेंगे? अल्प परासरी विलयन। ठीक है, समझ गए ये टर्म्स? ठीक है ना, आगे न्यूमेरिकल में इंट्रोड्यूस हो जाती हैं कि आपको समपरासरी विलयन दिया हुआ है, तो समपरासरी का मतलब हम समझ गए कि जो दोनों विलयन हैं उनके परासरण दाब कैसे हैं? एक समान है। ठीक है, जो मैंने बोला है अभी आपको वो आप डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, इन तीनों की डेफिनेशन लिखो, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल करवाता हूं भाई। तो भाई मिटा दूं इसको? देखो, अब एक न्यूमेरिकल लिखता हूं मैं आपके लिए, और वो न्यूमेरिकल आप सॉल्व करके बताओगे। देखो भाई न्यूमेरिकल देखो, देखो भाई मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल लिख दिया है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना भाई, अपनी बुक का न्यूमेरिकल है। देखो क्या है, पहले पढ़ो इसको एक बार। 4 ग्राम यूरिया का विलयन लिया है
जो एक अन्य कार्बनिक यौगिक जिसका नाम ए दे रखा है, इसके 12% विलयन के साथ कैसा है, समपरासरी है। समपरासरी का मतलब इनका परासरण दाब कैसा है, इनका परासरण दाब समान है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या लिखा है, यौगिक ए के अणुभार को ज्ञात कीजिए। जो यौगिक ए दे रखा है उसका हमें क्या रखना है, अणुभार ज्ञात करना है। तो पहले तो समपरासरी विलयन है, तो मैं कह सकता हूं कि पाई 1 जो है वो बराबर होगा किसके, पाई 2 के। ठीक है, और पाई 1 बराबर है तो मैं ये भी कह सकता हूं C1RT बराबर होगा किसके, C2RT के। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि N1 बराबर जो V1 है, अब यहां पर देखो, यहां पर V1 हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, देखो एक मैं बताता हूं, N1 बटा VRT और यहां मैं लिख सकता हूं N2 बटा VRT। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर देखो ग्राम ना देके उसने क्या दे रखा है, प्रतिशत दे रखा है। और आपको पता है घोल किसको रहे हैं, यूरिया को। यूरिया कैसा होता है, ठोस होता है। तो हम कह सकते हैं 4% का मतलब क्या है, यहां 4% का मतलब क्या है कि 4 ग्राम यूरिया को 100 ml पानी में घोला है, 4% अर्थात। ठीक है, और 12% का मतलब क्या है कि 12 ग्राम जो भी आपका यौगिक दे रखा है उसको किसके, 12 ग्राम विलेय को 100 ml पानी में घोला है। यहां भी क्या घोला है आपने, इसका आपको मूलर भार पता नहीं है यौगिक ए का। ठीक है, जो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया है, विलेय लिख दिया है। इसका हमें क्या निकालना है, अणुभार निकालना है कि जो 12% जो यौगिक के साथ जो समपरासरी है, तो 12% वाला जो विलेय है उसका अणुभार क्या है, ये हमको पता करना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई आयतन तो दोनों जगह समान ही है, 100 ml। ठीक है, तो हम यहां पर V1 V2 क्यों लिखें, V1 V2 का मतलब तो आयतन अलग अलग हो तब लिखते, आयतन दोनों के समान है तो दोनों के 100 ml है, तो हमने इसकी जगह क्या रख दिया, V रख दिया। अब आपको पता है RT से RT गया, V से V गया, केवल क्या बचा, N1 बराबर N2। और N1 बराबर पता है आपको क्या होते हैं, मोल। N बराबर क्या होता है, मोल। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि W1 बटा क्या होगा, M1, और इधर मैं लिख सकता हूं W2 बटा क्या होगा, M2 होगा। और W1 हमको पता है, पहला हमारा क्या है, 4%, यानी 4 ग्राम यूरिया है हमारे पास। ठीक है, और नीचे यूरिया का मोलर भार देखो, देख लो भाई, इधर देख लो, यूरिया का अणुभार, यूरिया का अब सूत्र पता होना चाहिए, नहीं तो अणुभार आप नहीं निकाल सकते। यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2। ये किसका सूत्र है, यूरिया का सूत्र है। तो यूरिया के सूत्र से आपको क्या करना है, इसका आपको अणुभार निकालना है। तो एक नाइट्रोजन का कितना होता है, 14, 2 का कितना हो जाएगा, 28, ये लिख दो 28। एक हाइड्रोजन का 1, 2 और 2 4, हाइड्रोजन का कितना होगा, 4। ठीक है, एक कार्बन का कितना होगा, 12, एक ऑक्सीजन का कितना होगा, 16। जोड़ दो भाई, 16 और 16 कितने हो गए, 32, 32 और 28 कितने हो गए, 60 ग्राम मोल इनवर्स। यानी जो यहां पर यूरिया का अणुभार आया वो कितना आया, 60 ग्राम मोल इनवर्स आया। तो यहां पर हमने यूरिया की जगह रख दिया 60। ठीक है, W2 इसका भार तो हमें पता है भाई कितना है, 12 ग्राम, लेकिन इसका मोलर भार हमें पता नहीं है। यही तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब कर्ण गुणा कर देते हैं भाई, M2 को इधर ले आओ, मोलर भार निकाल लेंगे M2 का। M2 बराबर क्या हो जाएगा, M2 को इधर लाए, ठीक है, 60 को ऊपर ले जाओ, 12 × 60 बटे 4 कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया भाई, ये यहां और ये 4 कहां आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, तो 4 से 12 कितनी बार कटेंगे, 3 बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो जो विलेय का मोलर भार है वो कितना आ गया, 6 गुणा करो भाई, 6 का गुणा करो तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो जो विलेय का जो आपका यौगिक जो ए है उसका जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना निकल के आया, 180 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, लिखो इसको एक बार। ठीक है भाई, तो इस क्लास के अंदर हमने परासरण दाब को अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, समपरासरी क्या होते हैं, आपके अति परासरी क्या होते हैं, अल्प परासरी क्या होते हैं, इन चीजों को भी हमने भली प्रकार से समझ लिया है। ठीक है, तो इसी तरह पढ़ते हुए एक एक टॉपिक को चलेंगे, बाकी की बात हम करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ठीक है, धन्यवाद।